हेलो, वेलकम आप सभी मेडी माइंड एडू सर्फ के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस का तीसरा दिन है। पहले दिन हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का स्टडी किया था, कुछ उसके पार्ट बच गए थे जिनका स्टडी हम लोगों ने कल के क्लास में किया था, और आज हम लोग का तीसरा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ है। थोड़ी बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न्स की जो नोटिस हमारे पास आई, आज उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किए हैं। हमारी एक बच्ची स्नेहा ने बताया था कि उनको ट्विंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, तो हम लोग उसको क्लास ब्रीफिंग के दरमियान ट्विंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही उनको एक छोटा सा सब टॉपिक छूट गया था, मेमोरी ग्लैंड की डिस्कशन, तो आज हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्या एनसीईआरटी इनफ होगा तैयारी के लिए, तो मैं उन बच्चों को बता दूं, या फिर सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एनसीईआरटी इज़ इनफ, अपने आप में ये एक इनफ है, मैं मानता हूँ। परंतु अगर आपके पास फिंगर टिप्स, ओटीजी या फिर एबीसी ऐसी किताबें अगर अवेल्ड हो तो बहुत बढ़िया है, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि बच्चे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, तो वो क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपको इससे रिलेटेड आ रही है, तो आप ऑनलाइन में तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर पाएंगे ना, तुरंत जो भी प्रॉब्लम्स आपके आएगी आई विल ट्राइंग टू सॉल्व देम। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ऑफलाइन प्रॉब्लम्स भी आता है तो आप उसके लिए फर्दर करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं मेरे साथ, मैसेजिंग के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। उद्देश्य एक ही है, एम एक ही है कि आपकी पढ़ाई रुके नहीं, निर्बाध गति से चलती रहे। लॉकडाउन के दरमियान भी जब आपको घरों में रहना पड़ रहा है, तो इस दरमियान भी आपकी पढ़ाई जारी रहे। 12th के चैप्टर में हमारा पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, पहले तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रेफरेंस लेना था जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा हम लोगों ने किया। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोगों का प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि फ्लावर्स और उसमें होने वाले रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाओं की अध्ययन करेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमारे बच्चे, ये चूँकि चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है आपकी किताब में, तो हमारे बच्चे इससे कंसर्न क्वेश्चंस को निश्चित तौर पे करते रहेंगे, और बार बार इसको पढ़ के इसके कन्फ्यूजन्स को समझ करके, और अगर कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो फर्दर ऑन करस्पॉन्डेंस करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में नहीं रह जाए। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक बन जाता है, इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखना पड़ता है। इनफर्टिलिटी इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक प्रॉब्लम्स है, जिनका रेक्टिफिकेशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आज के डेट में अवेल्ड हैं। हम उन सब की चर्चा करेंगे यहाँ पे। आप आज तक ये पढ़ते रहे हैं कि हम लोग का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कितने स्टेप्स हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किए हैं, कहाँ कहाँ इनको हम लोगों ने सेगमेंटेड किया है, इन सब की चर्चा आज के चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास अभी जो सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है वो है बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक रेफरेंस लेके चले थे, लेकिन क्लास 12th के लिए हमारी वो रेफरेंस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मात्र थी। आज हम लोग उसका विस्तृत दायरे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। आज के पढ़ाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कई सारे टेक्निकल टर्म का आना। तो मेरे बच्चों, उन टेक्निकल टर्म्स को आपको लिखना होगा, रिवीजन करनी होगी। आज कॉपी और कलम आपके हाथ में होना अनिवार्य है।
आज यदि बिना कॉपी कलम के आप सिर्फ वीडियो देखकर पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आज की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। सो फटाफट एक कॉपी लीजिए और एक कलम लीजिए और बारीकी से लिखेंगे। आज मैं बहुत ही धीरे धीरे स्लो सारे टर्म्स को रिपीट करूंगा। सो हड़बड़ाएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, आराम से सारे टर्म को लिख कर, डिफिनेशन को समझ कर और चलेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे पीडीएफ की डिमांड करी है कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ की फिक्र ना करें। आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑल्सो। और इसके लिए हमने आपको एक फेसबुक पेज भेजा है, मेडी माइंड एडू सर्फ का एक फेसबुक पेज है, आप उसको उस पर आएँ, वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ और एमसीक्यूज़ भी अवेल्ड हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम आपको एमसीक्यूज़ नहीं करा सकेंगे। निश्चित समय के लिए ही हम लोग ऑनलाइन पे आते हैं, तो वीडियोज़ की माध्यम से एमसीक्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू भी अवेलेबल रहेंगे और कुछ फाइल्स भी हम वहाँ पे अटैच्ड कर देंगे। इसके अलावा जिन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मैं उनको भी पीडीएफ भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगातार आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम लोग जो है एकदम कटिबद्ध हैं। आप चिंता न करें। मेडी माइंड एडू सर्व का एकमात्र उद्देश्य है हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनका अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स, कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट है, हम लोग उस कमिटमेंट पे पूरी उतरने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी प्रयास तब तक अधूरी है जब तक कि आप ऑनेस्टी से प्रयास नहीं करेंगे। सो आपकी ऑनेस्टी बनी रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार जो है अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज का चैप्टर है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि बात यहाँ हम लोग करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आज हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो समझिए कि आज हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्यों बना हुआ। तो इंडिया जो है, हमारा जो देश है, ये इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। देखिए जनसंख्या को लेकर के हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग वर्ड को इनिशिएट किया था इन 1951 और इस फैमिली प्लानिंग की जो बातें हुई थी उसमें हम लोगों ने दो बातों को रखा था। पहली बात कि हम लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वीमेंस और जो फ्यूचर में मदर बनेंगी ऐसी महिलाओं की, मतलब कि महिला कल्याण विभाग, एक तरह से कहें कि फीमेल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो हमारा फैमिली प्लानिंग का अर्थ यहाँ से फैमिली वेलफेयर का था, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे। आप यहाँ देखिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी में ये एक क्रूशियल पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ है। चूँकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन टर्म्स को एक्सप्लेन अप नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि ये बहुत ही ख़राब बात है, इसको हम लोग कैसे बात करेंगे, डॉक्टर से कैसे कहेंगे, किसी और से कैसे कहेंगे, कैसे इसको डील करेंगे, और वो इन बीमारियों को छुपाते हैं और छुपाते छुपाते यह एक मेजर, एक सीवियर प्रॉब्लम बनकर सामने आता है। जब यह सीवियर प्रॉब्लम बनकर के सामने आता है फिर उनके जान को भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH ये एक वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया था जिस पे कि हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आज भी इस पे काम हो रहा है। हमारा हेल्थ विभाग, हमारे महिला कल्याण विभाग, महिला वेलफेयर सोसाइटी जिसको कह लें, और हमारा जो गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन WHO, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। तो इस काम के दरमियान हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की जिसमें कि महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके और उनको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आज दूसरा प्रॉब्लम जो आज हमारा एक सोशल नहीं, एक ग्लोबल प्रॉब्लम्स बन गया। ग्लोबल प्रॉब्लम इसलिए करें कि कुछ एक कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जहां पर कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम लोग भारत की बढ़ती जनसंख्या और उस रैपिड इंक्रीजमेंट के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल जो चैप्टर है, इस चैप्टर के तहत हम लोग रैपिड इंक्रीजमेंट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन,
साइज ओवर अ रिलेटिव शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर ह्यूमन की जनसंख्या उस निश्चित क्षेत्रफल में, यानी कि एक measured areas में number of the population is increased in a very short time period, this is called human population explosion। तो आज भारत में ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन बनी हुई है, और इस पॉपुलेशन के जो बढ़ने का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे फर्टिलिटी, यानी कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ फर्टिलिटी इन दैट एरिया। फिर है नेटलिटी, नेटलिटी कहते हैं कि बाल्यावस्था में वहाँ के मेंटेनेंस कैसे, मोर्टेलिटी यानी उनका मृत्यु दर क्या है, और फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब वहाँ के लोग या तो वहाँ से निकल के उस निश्चित सरकमफरेंस से बाहर जाते हैं या बाहर के लोग अंदर आते हैं, इस हिसाब से वहाँ का पॉपुलेशन का मेजरमेंट होगा। तो ये माइग्रेशन हो गया। एज कि व्हाट आर द एज ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर, और सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर से हम लोग कि वहाँ पे कितने मेल और कितने फीमेल हैं, ये हमारी मेजरमेंट यूनिट होगी। दूसरा क्या है कि इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशंस भी हैं। उसके बाद आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप सोचो जरा सा, आउट ऑफ द 6 बिलियन पॉपुलेशन हमारा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द इंडियंस आर कोऑपरेटिंग इन द 6 बिलियंस ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी आज बढ़ती हुई मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण जो है डेथ रेट डिक्रीज किया और बर्थ रेट एज इट इज़ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। मोर्टेलिटी रेट घटने से और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बचपन में जन्म के समय बच्चों के मृत्यु दर घटी है। आप जरा सा कंपैरिजन करके देखेंगे तो आज से 30 वर्ष पहले जच्चा बच्चा मृत्यु यानी कि मदर और फोइटस के डेथ रेट और आज के मदर और फोइटस के डेथ रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। आज हमारे 1000 में एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि IMR हमारी बहुत लेस गई है। इसके पहले हमारा IMR बहुत ज़्यादा था। उसका कारण क्या था? मेडिकल केयर का अभाव। प्रसव के कार्य यानी कि जो बच्चे के जन्म का कार्य था वो घरों में की जाती थी और उसके लिए घर के बड़े बुजुर्ग महिलाएं ही अब पूरी जिम्मेवारी निभाते थे। वहाँ एक अनसाइंटिफिक मेथड से बच्चों की जन्म कराई जाती थी और उस प्रसव के दौरान जच्चे बच्चे यानी कि माता और बच्चे दोनों के मृत्यु का रेट काफ़ी हाई था। आज हमारे पास आंगनवाड़ी की कुशल सहायिका प्राथमिक अस्पतालों में यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रेफरल हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, ऐसी जगहों पे प्रसव की उत्तम व्यवस्था सरकार के द्वारा बहुत ही मिनिमम एक्सपेंडिचर पे, बहुत ही कम खर्च पे करी गई है, जिसके कारण IMR की जो आपकी संख्या थी उसमें काफ़ी डिडक्शन हुआ और ये घटने के कारण हमारा पॉपुलेशन रेट इंक्रीजमेंट का एक वजह ये भी बना। अब बात करते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अराउंड 1.7%। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडियन पॉपुलेशन का पर एनम 1.7% है। मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल्स आर अनएडुकेटेड। अब वो एजुकेटेड नहीं है तो वो सोचते हैं कि मोर हैंड विल अर्न मोर मनी। जैसे कि आप सपोज करो कि एक व्यक्ति है जिनके कि 5 संतान है, वो सोचते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा नहीं पढ़े लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 5 बच्चा है, मजदूरी भी करेगा और अगर 500-500 रुपया कमाएगा तो 2500 रुपया आएगा। 2500 रुपये में कितना घर में खर्च होगा? 1000 रुपया। फिर भी हम 1500 का सेविंग करेंगे और उस 1500 के सेविंग से मंथ के कितने पैसे हो गए सोचो, तो 45,000 रुपया मंथ का सेविंग हो जाएगा, हमारा सेविंग हो जाएगा। अगर संतान ही नहीं रहेगा तो कमाएगा नहीं तो फिर हमारी सेविंग कैसे बढ़ेगी? तो ये अनएडुकेटेड जो
कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग हैं उनकी ये सोच है, वो ये नहीं सोचते हैं कि बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या की जो बेसिक नेसेसिटी होगी उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ रेट ऑफ द बढ़ने के जो रीजन्स हैं उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्शन बाई प्रिवेंटिंग मेथड्स डिवाइसेस इज लिमिटेड इन नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप बच्चों के जन्म को आर्टिफिशियल मेथड से जब रोकते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल मेथड को इम्प्लीमेंट करके जब आप बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बर्थ को रोकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स को डिड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बर्थ कंट्रोल कहेंगे। और इसके लिए जो डिवाइसेस यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के मदद से जब हम बच्चों को रोकेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग बर्थ कंट्रोल कहेंगे। और ये फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यह एक प्रिवेंटिव मेथड्स है, और यह प्रिवेंटिव मेथड्स दो तरह के हो सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंटिव मेथड्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, यह टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की, हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधकों। जो हमारा ये गर्भ निरोधक विधि जो है ये दो तरह का होगा, या तो यह टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। अब देखिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, सो समझिए। पहला कि ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसको यूज़ करना बहुत ही झंझट का काम हो, तो लोग इसको अवॉइड करने लगते हैं कि भाई इतना मुसीबत कौन मोल लेगा, इतना मेहनत कौन करेगा। सो इट शुड बी द यूज़र फ्रेंडली। दूसरी बात इसकी अवेलेबिलिटी की है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो अवेलेबिलिटी की होनी चाहिए बात। और दूसरी बात क्या कि इसके यूज से कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहा है, और अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो कितना आ रहा है। साथ ही साथ नो वे टू इंटरफेरेंस विथ द सेक्सुअल ड्राइव, तो यह सेक्सुअल ड्राइव में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, इस बात की भी इसमें सुनिश्चितता होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो आइए आज देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो मेथड्स हैं, कैसे बर्थ कंट्रोल को हम लोग कैरी करेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड क्या है, वो है रिदम मेथड। तो रिदम मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वीमेंस फर्टिलिटी पीरियड। यानी आप याद करो कि रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि देयर इज अ वीक दैट इज कॉल्ड सेफ पीरियड। तो वो सेफ पीरियड क्या था, देखिए मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन एवोल्यूशन की ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन से एक दिन पहले, चूँकि बॉडी टू बॉडी और कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है, सो हम 12 से 20 दिन को, इस एक सप्ताह के ड्यूरेशन को सेफ पीरियड मानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये अनसेफ पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें से 20वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो सकता है या ओवम उस समय एक्टिव रहता है। तो इस ओव्यूलेशन से लेकर एक्टिव पीरियड ऑफ द ओवम के हम लोग इसमें जो है मैटिंग की प्रक्रिया को अवॉइड करें, तो इससे संतान उत्पत्ति की जो संभावनाएं हैं उनको कम की जा सकती है। तो ये पहला मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। दूसरा है विड्रॉल। विड्रॉल मेथड्स, यह भी आपका एक साइंटिफिक मेथड तो है, लेकिन यह एक नेचुरल तरीका है, जिसमें क्या होता है कि एजुकेलेशन ऑफ द स्पर्म के पहले अगर मेल अपने पेनिस को विड्रॉ कर ले फीमेल वेजिना से, तो स्पर्म का ओवम के साथ मैटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज द विड्रॉल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट कैन बी यूटिलाइज टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है जिसको हम लोग ट्यूबकोटॉमी कहते हैं या इसको ट्यूबल लिगेशन कहते हैं। तो ट्यूबल लिगेशन या ट्यूबकोटॉमी एक ऐसी प्रोसेस है, यह एक परमानेंट मेथड है, यह एक परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाय द ऑपरेशन
यानी कि छोटी सी सर्जरी करके। अब तो लेज़र मेथड आ गया है जिसमें हम लोग एक छोटा सा सिर्फ पंचर करते हैं, और पंचर करके और फीमेल फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा कि फीमेल फेलोपियन ट्यूब जो ओवम को कैरी करता था, वो ओवम की कैरी करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और यहाँ से जो है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को विराम लग जाएगी। तो यह एक परमानेंट मेथड है। तो ये फीमेल में होने वाला प्रक्रिया है ट्यूबकोटॉमी या ट्यूबल लेगेशन। तो ट्यूबल लेगेशन के ज़रिए हम लोग इस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत याद रखने लायक बात है, हम लोग ट्यूबकोटॉमी में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। सो इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेस्कोटॉमी। तो वेस्कोटॉमी क्या है, या क्या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेल इज कट और इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। इस परमानेंटली ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा कि मेल में स्पर्म को कैरी करने वाला जो डक्ट है यानी वास डिफरेंस दैट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, और इसके ब्लॉकिंग से क्या होगा कि अब यह स्पर्म को कैरी नहीं करेगा, जिससे कि संतान उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको समझ लिए वेस्कोटॉमी। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको हम लोग कहते हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह एक स्मॉल मेटेलिक पीस है, या आपका एक मेटेलिक पीस है, ये इस शेप में मौजूद रहता है। इसके मदद से ये इस शेप में मौजूद रहता है, जिसको कि हम लोग कॉपर टी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ले जा करके और फिक्स कर देते हैं कहाँ पे, तो सर्विक्स के पास। इसको फिक्स कर देंगे कहाँ पे, सर्विक्स के पास। और ये सर्विक्स के पास फिक्स हो जाने के बाद ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा किस चीज़ को, स्पर्म और ओवम के मैटिंग को। ये कई बार हार्मोनल भी होता है और कई बार ब्लॉकर भी होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी निश्चित अवधि होती है, यह 5 सालों के लिए लगा सकते हैं, 1 सालों के लिए यूज कर सकते हैं और 12 सालों के लिए यूज कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट इट कैन बी यूटिलाइज्ड। अगला बात करेंगे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, सॉरी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में यह सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन्फ्लुएंटिंग या इनहिबिटिंग टैबलेट्स हैं, जिनको कि डेली यूज करना है। यह क्या करता है, यह ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट है कॉन्डम्स। तो आप ये एक थीन रबर शीट का कवर है जो कि इरेक्टाइल पेनिस के ऊपर इसको कवर अप कर देते हैं, जिससे कि यह एजुकेलेटेड सीमेंस को फीमेल वेजिना के अंदर पोर आउट होने से रोकता है। तो इस तरह से ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर एक फीमेल कॉन्डम्स जो कि वेजिना के अंदर इंसर्ट करते हैं, यह सीमेंस को कलेक्ट करता है। डायफ्राम अगला हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसके रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक सॉफ्ट रबर कैप है जो इंटायर यूट्रस को के ओपनिंग्स को यानी ये पूरे सर्विक्स को कवर अप कर लेता है और यहाँ से स्पर्म को आगे की ओर नहीं जाने देता है। ठीक डायफ्राम के ही लगभग शेप में सर्वाइकल कैप होता है, जो सर्वाइकल कैप सर्विक्स के ऊपर पहुंच करके उसको ब्लॉक करता है। साथ ही साथ ये स्पर्मिसाइड्स इन नेचर होता है। डायफ्राम स्पर्मिसाइड्स नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैप क्या है, ये स्पर्मिसाइड्स है जो स्पर्म को मार देता है। स्पर्मिसाइड्स मतलब जो स्पर्म को मार दे। इसके अलावा कुछ फोम्स और क्रीम आते हैं, जेलीज आते हैं, इनकी मदद से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। यह केमिकल हैं जो स्पर्मिसाइडल्स हैं, इसे वेजिना के अंदर कोट किया जा सकता है या पेनिस के ऊपर कोट किया जा सकता है इंटरकोर्स के बिफोर, जो स्पर्म को मार डालता है और उससे पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रेगनेंसी बिकम्स मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ की, वो है आपका नॉर प्लांट डी, जिसे कि हम लोग अंडर स्किन ऑफ द शोल्डर
हाथ के स्किन के अंदर हल्का सा स्क्रैच करके एक छोटा सा कट बना करके उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। यहाँ से ये हार्मोन्स को रिलीज करते रहता है जो ओवम के ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक सकता है, और इसको बाद में जब भी आवश्यकता हो तो इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये नॉरप्लांट डी इज़ अ वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन प्रोसेस, और इससे प्रेगनेंसी अटेंड करने के जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर हम लोग इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी यूज करते हैं, और इसका नाम है डीपो-प्रोवेरा। डीपो-प्रोवेरा एक ऐसी इंजेक्शन है जिसे हम लोग 3 महीने में एक बार यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ करने से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया जो है वो डिस्टर्ब होती है, और इससे जो है प्रेगनेंसी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेगनेंसी बिकम्स वेरी लेस। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कुछ उपायों को पढ़ा जिसके द्वारा प्रेगनेंसी के प्रोसेसेस को हम लोग अल्टर कर सकते हैं। तो बच्चों इन सब को आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे एमिनोसेंटेसिस की। तो एमिनोसेंटेसिस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो फोइटस हैं वह फोइटस एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, एक एमनियोन कवर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करते रहते हैं, जो कि एक वाटर लाइक सब्सटेंस है। अब इसमें फ्लोट करने से इनको क्या फ़ायदा होता है कि इनके ऊपर मैकेनिकल इंजुरीज की इफेक्ट ना के बराबर होती है। मतलब मदर के बॉडी के जो मैकेनिकल मूवमेंट होंगे उस मूवमेंट की वजह से जो हलचल होगी उस हलचल से ये सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ इनके बॉडी के ड्राइनेस को वो मेंटेन करता है कि ड्राइनेस नहीं होने देता है बॉडी को। तो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपके कुछ खास तरह के फेटल स्किन सेल्स होते हैं और कुछ दूसरे सब्सटेंस होते हैं, जैसे अल्फा फेटोप्रोटीन, जिसको कि AFP के नाम से जानते हैं, अल्फा फेटोप्रोटीन। और ये सभी सब्सटेंस जो हैं बेबी हेल्थ और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हम लोगों को देते रहते हैं, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बच्चे का हेल्थ कैसा है, बच्चा किस अवस्था में है, वो सुरक्षित तो है ना, कि किसी तरह के उसको मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है। यानी अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चे के मेडिकल हेल्थ को मेज़र करना चाहें तो यह एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो एमनियोसेंटेसिस जो है इसका कुछ लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। किस बात के लिए मिसयूज करने लगा? तो उसको हम लोग कहते हैं NDT। NDT क्या होता है? NDT नियोनेंटल। तो NDT में क्या होने लगा कि NDT यानी नियोनेंटल डिटर्मिनेशन टेस्ट में क्या होने लगा, इसको समझ लीजिए आप। इसमें हम लोग एमनियोसिस के जरिए ये पता करने का कोशिश करने लगे कि जो ऑफस्प्रिंग है यूट्रस के अंदर, जो फोइटस है, वो मेल है कि फीमेल है। अब ये जब पता चलने लगा कि वो मेल है कि फीमेल है तो फिर जा कर के उसको एबॉर्ट करने लगे। यानी नॉर्मल फोइटस इज बीइंग आल्सो एबॉर्टेड। क्यों एबॉर्ट करने लगे? बिकॉज इट इज फीमेल। तो इसको हम लोग क्या कह दिए? इसको कहने लगे फीमेल फोइटिसाइटिस। भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि यू हैव टू मेक इट द ऑफेंस एज ए जुडिशियल ऑफेंस के रूप में NDT को रख दिया गया। यानी अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर इस NDT को करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको IPC के तहत सजा दी जाएगी। तो ये बात हो गई एक हमारा नियोनेंटल डिटर्मिनेशन टेस्ट से रिलेटेड। बच्चों अब हम लोग आगे बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STDs की। तो आज आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ चुकी हैं जिनको कि
खास करके सेक्सुअली ट्रांसमिट की जा रही है। आज इसकी चर्चा करेंगे कि दोज डिजीजेस विच इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैले, इसको हम लोग एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग विसरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि वेनेरल डिजीज हो, वीडियस हो या एसटीडीज हो, दोनों का बात एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वेनेरल डिजीज। या फिर कभी कभी इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा इस तीनों टर्म को याद रखना होगा, एसटीडीज, वीडीएस और आरटीआई। तो ये बात हो गई। अब ये एसटीडीज को हम कई कैटेगरीज में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फेक्टिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि कई बार एसटीडीज इज काउज्ड बाय द बैक्टीरियाज, आइदर बाय द प्रोटोजोअन्स और बाय द फंगल। तो ये फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। तो चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअन हो या फंगल हो, अगर एक हेडिंग के तहत रखेंगे तो इनको हम लोग कहेंगे एसटीडीज या वीडीएस या आरटीआई। आप इस तीनों में से कोई एक टर्म से इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर डायग्नोसिस करने के लिए जब हम उनका टेस्ट करेंगे, उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, तो उस वक्त हमको पता चल जाएगा इज इट वायरल इन्फेक्शन और इट इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या किस तरह का इन्फेक्शन है, व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाई आफ्टर द पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन और बाय देयर सिस्टमिक डायग्नोसिस। सिस्टमेटिक डायग्नोसिस का मतलब हो गया उसके सिम्टम्स के आधार पे, उसके सिम्टम्स को पढ़ करके, उसके साइन और सिम्टम्स के आधार पे उसका डायग्नोसिस करेंगे या फिर उसका पैथोलॉजिकली टेस्ट करेंगे। तो कल्चर मेथड से हम लोग इसको जांच कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्वाब पे थोड़ा सा जो जेनाइटल एरिया है वहाँ से थोड़ा सा पस ले लिया या वहाँ से लिक्विड ले लिया और उसका फर्दर ऑन जो है कल्चर मेथड से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह का इन्फेक्शन है। तो एसटीडीज, जो काउज ऑफ द एसटीडीज जो है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, कैसे ये एसटीडीज फैलता है। इसको समझना होगा कि चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या कोई भी हो, ये क्यों होता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेक्सुअल एविजिंग, यानी कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का होना, या फिर इन्फेक्शन का वाइड स्पेक्ट्रम पे स्प्रेड होना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये सभी अलग अलग कारणों से होता है। जैसे हम लोग एक बात करेंगे क्या, क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो ह्यूमन में होता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है यह ह्यूमन जेनाइटल एरियाज को इन्फेक्टेड करता है, साथ ही साथ इसका इन्फेक्शन थोड़ी बहुत हमारे आँख पे भी विजिट होता है। दूसरा है गनोरिया। गनोरिया जो है यह ट्रांसमिट होता है by the sexual tract, by the oral tract, by the anal tract। और गनोरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उसका नाम है आपका क्या, बैक्टीरियम नीसेरिया। तो ये जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं इनके। अब हम लोग बात करेंगे कि एसटीडीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज कैन बी, जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण होता है, तो अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल सेक्स पार्टनर जैसे टर्म्स को अवॉइड करना, यानी कि अननोन लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना रखें, मल्टीपल सेक्स रिलेशन ना रखें, तो इससे बचा सकता है। साथ ही साथ कि यूज करना है कॉन्डम्स को ड्यूरिंग द क्वाइटिस। साथ ही साथ कि अगर आपको कोई भी केस हो, कोई भी डाउट हो कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह का आपके अंदर एबनॉर्मेलिटीज है, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट टू द क्वालिफाइड डॉक्टर।
क्वालिफाइड डॉक्टर कहने का मतलब हो गया कि आज के डेट में हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मित्रों से, अपने सीनियर से, अपने कंसर्न में बहुत सारे लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कोई सलाह नहीं लेनी है, बल्कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाकर इसका ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस कराना है, ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस कराना है डिजीज़ का, फिर उसका ट्रीटमेंट लेना है, और जो भी प्रिकॉशंस और जो भी बातें वहाँ कही जाती है उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। तो ये हम लोगों को कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि हम लोगों को फॉलो करना होगा। इसी के साथ आइए हम लोग अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है इनफर्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी? तो आप तो इस टर्म से वाकिफ होंगे। इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कि इनेबल या इनेबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता का नहीं होना या उसका लॉस हो जाना, यानी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता का समाप्त हो जाना, या माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन की वजह से उसका होना ही नहीं, ये इनफर्टिलिटी कहलाता है। और इस इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं, और इस कारणों से फर्दर ऑन हम लोग रूबरू होंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या समाधान है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग यही कहेंगे कि इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ फीमेल्स टू अटेन अ चाइल्ड। एक चाइल्ड को अटेन करने का मतलब they haven't the ability to conceive a child, तो इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द इंडिया आर इनफर्टाइल, उनके अंदर संतान को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। अब ये क्षमता क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, बस यहाँ से हम लोग इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से इनफर्टिलिटी का मतलब हम लोग यही समझेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द इंडिया आर इनफर्टाइल। वो इनफर्टाइल क्यों है वो बाद में बात करेंगे। द रीजन्स कुड नॉट बी मेनी, द रीजन्स कुड बी मेनी। कौन से रीजन हो सकते हैं? फिजिकल रीजन हो सकते हैं, शारीरिक असक्षमता, शरीर में कोई तरह की कमी हो, कॉन्जेटल हो सकता है, कॉन्जेटल रूप से कोई भी जो जन्मजात बीमारियों के रूप में ये हो सकता है, किसी ड्रग के कारण उनके अंदर, किसी दवा के कारण उनके अंदर ये इनफर्टिलिटी आ गई हो, इम्यूनोलॉजिकली यानी कि उनका इम्यून सिस्टम उनके अंदर जो है सस्टेन नहीं करने देता हो, और साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं। तो फिजिकल हो, कॉन्जाइटल डिजीजेस की वजह से हो, ड्रग्स की वजह से हो, इम्यूनोलॉजिकल रीजन से हो, फिजियोलॉजिकल रीजन से हो, किसी रीजन से अगर वह संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये इनफर्टिलिटी के टर्म को डिफाइन कर रहा है। यहां तक में किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए, लिख के भेजिए। अगर किन्हीं को कोई परेशानी है, किसी वर्ड को समझने में दिक्कत हो रही है या किसी टर्म को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑल तरह के फर्टिलिटी सिम्टम्स, ऑल तरह के फर्टिलिटी सिम्टम्स या फिर किसी भी तरह की कोई भी जो सिम्टम्स यहाँ आते हैं, उस सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास कई सारे टेक्निक्स हैं, और इन टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने नाम दिया ART। ART में हम लोग क्या करते हैं कि ऑल फर्टिलिटी सिम्टम्स जिसमें स्पर्म और एग्स को हैंडल किया जाता है। अब जैसे सपोज करो कि किसी में नील स्पर्म का केस है, किसी मेल में के सीमेन में स्पर्म की मात्रा नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम लोग किस दायरे में करेंगे? ART के दायरे में करेंगे। ओवम के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो ART के दायरे में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और इस तरह के जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग ART टर्म से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से एक पहला टर्म लिखेंगे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब देखिए जो इस ART में हमारे जो टेक्निक्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन लिखेंगे बच्चे हमारे। पहला हो जाएगा IVF, नंबर 1 में IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF लिख लिया। दूसरे में लिखेंगे ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ज़ायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ज़िफ्ट, ZIFT।
Z फॉर जायगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फेलोपियन, T फॉर ट्रांसफर। तो जिफ्ट लिख लिए ना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा INTRA, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट लिखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन AI लिख लिए, हो गया। अब चलिए अब सबको डील करते हैं। सबसे पहले IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों का जो मेल या फीमेल हैं, जिन मान लो कोई फीमेल है, उनके बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, किसी कारण से नहीं हो पा रही है। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, किसी कारण से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि स्पर्म और ओवम को बाहर फर्टिलाइज कराएंगे और उस जाइगोट को उनके बॉडी के अंदर डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, उनके बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो अब इसमें देखिए कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट इन सिमिलर कंडीशन। जैसा कि बॉडी के अंदर होता है उसी तरह से हम फर्टिलाइजेशन करेंगे आउटसाइड द बॉडी। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में हम लोग इन दिस टेक्निक ओवा फ्रॉम द वाइफ, यानी जो डोनर होगी, और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या जो डोनर होगा, उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको जायगोट बनाएंगे। और जायगोट ये लैब में हम लोग करते हैं, और जायगोट बना के और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इन द यूट्रस ऑफ अ सेम फीमेल या किसी और फीमेल में। तो जब उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी में, अगर मान लीजिए डिफरेंट फीमेल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कहलाएगी सेरोगेसी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेरोगेसी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट को हम लोग कहेंगे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज द जिफ्ट, ZIFT। अब जिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह ही इम्ब्रियो, इसमें इम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इम्ब्रियो यानी कि जायगोट को ट्रांसफर कर देंगे। तो जिफ्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीडर। ठीक है, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह है और इम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है सो समझ लीजिए। इसमें समझ लीजिए कि द डिफरेंस इज द फर्टिलाइज्ड इम्ब्रियो जो है यह ट्रांसफर होगा कहाँ, इनटू द फेलोपियन ट्यूब इंस्टेड ऑफ द यूट्रस। पहले प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग यूट्रस के अंदर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें यूट्रस में नहीं करके फेलोपियन ट्यूब में करेंगे। कहाँ करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में करेंगे। इससे क्या होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट। अब इसमें क्या होगा, एज द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द ट्यूब्स, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग इम्ब्रियो ट्रांसफर, टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबल ट्रांसफर ऑफ इम्ब्रियो, ट्यूबल ट्रांसफर ऑफ इम्ब्रियो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट। ठीक है, ट्यूबल इम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ये क्या हो गया, टेट हो गया। ये क्या हो गया, टेट। तो यहां से हम लोग समझ गए, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इसका इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, CISI, सॉरी ICSI। ICSI क्या हो जाएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन जो है ये आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्म रिलेटेड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स यानी कि नील स्पर्म के केस को ठीक करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नील स्पर्म के केस को ठीक करते हैं, यानी कि स्पर्म की कमी हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसेस को यूज करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, ICSI इस प्रोसेस को यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन फेज में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग सिंगल स्पर्म को भेज देंगे कहाँ पे, तो मैच्योर्ड एग के पास, वो भी कैसे, बाय इंजेक्शन। कैसे, बाय इंजेक्शन। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इनटू द वीमेन यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैच्योर्ड एग में एक स्पर्म, मैच्योर्ड स्पर्म को सेलेक्ट करके और उसको डायरेक्ट इस कंडीशन में भेजेंगे कि सिंगल ओवम ही जाए और फर्टिलाइज्ड हो जाए, और फर्टिलाइज्ड होकर के जो है वहां पे संतान की उत्पत्ति की पॉसिबिलिटीज बनाए। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट आप यूट्रस के अंदर फिक्स कर सकते हैं या जिफ्ट की तरह आप फेलोपियन ट्यूब में फिक्स कर सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप इसको जिफ्ट करें या IVF करें। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है यह मेथड यानी कि जो हमारा ICSI है, इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग नीले स्पर्म के केस में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब यानी कि जिफ्ट। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, एक डोनर से हम लोग एक ओवम को कलेक्ट किया इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक फीमेल से ओवम को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, दूसरे में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जिफ्ट में मल्टीपल एग कलेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द ओवरीज, और उसको जो है एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कैथरेटर में यूज करेंगे, और इस तरह से विद द स्पर्म टू बी यूज्ड, ताकि उसका स्पर्म के साथ इस्तेमाल किया जा सके और उसका फर्दर ऑन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो। यानी कि यह गैमिट ट्रांसफर मेथड जो है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्यूब यानी जिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ओवम ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, ओवम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ओवम ले लिया, स्पर्म ले लिया और दोनों को आपस में मिला दिया, और सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा यानी लेप्रोस्कोपी यानी कि जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा एक छोटा सा पॉइंट इंजेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट इंजेक्शन पे स्पर्म और ओवम को दोनों को कहाँ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि गैमिट ट्रांसफर करते हैं। इसमें गैमिट ट्रांसफर में क्या होगा कि एक हेल्दी वीमेन से एक ओवम कलेक्ट किया, मेल से जो डोनर मेल है उससे स्पर्म कलेक्ट किया, और दोनों को जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा बेहोश कर एक फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इसको इंजेक्ट कर देंगे, और वहां से इनके फर्दर ऑन संतान प्राप्ति की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो ये हो गया। पांचवा हमारा है आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, जिसको AI बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन प्रोसेस यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। इसमें इनएबिलिटी होती है, मेल पार्टनर जो है ना वो इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, फीमेल में इंसेमिनेट नहीं कर पाते, और इंसेमिनेट करते भी हैं तो लो स्पर्म काउंट है, यानी बहुत कम स्पर्म की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन करना होगा। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं,
कि सीमेन को कलेक्ट करते हैं या तो स्पर्म हस्बैंड से या फिर किसी और हेल्दी डोनर से जो कि सक्षम हो देने में, और लेकर के उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करके उससे जो है सो फीमेल ओवम फीमेल के वेजना तक पहुंचा देते हैं और वहाँ से उसका फर्दर ऑन यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि वहाँ से फिर जाइगोट बनने की नॉर्मल प्रक्रिया शुरू होगी। तो बच्चों ये हमारा कुछ 5 तरह के इस मेथड्स को पढ़े। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था और इतनी ही बातों की चर्चा करनी थी। आइए कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की जिसके बारे में हम लोग 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वो है टाइप ऑफ द ट्विंस। स्नेहा, ये आपकी टॉपिक, आपने ये टॉपिक को उठाया था कि ट्विंस किसको कहते हैं। तो देखिए ट्विंस जो हैं ये दो तरह, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, यानी 2 संतानों का या 2 से ज़्यादा संतानों का जब जन्म हो तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विंस। अब इस ट्विंस को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और दूसरे को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, इन दोनों ट्विंस में क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस कहने का मतलब हो गया कि फ्रेटर्नल ट्विंस तब बनते हैं जब 2 अलग अलग एग्स अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो। यानी देखिए यहां बात को समझिएगा, एक बार में एक ओवरी से एक ही एक ओवम रिलीज होता है। किसी कारण से यदि किसी फीमेल में एक साथ 2 ओवम रिलीज हो गए अलग अलग ओवरी से और दोनों फर्टिलाइज्ड हो गए, दोनों के फर्टिलाइज्ड होने से 2 ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होगा और ये दोनों ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो ऐसे ट्विंस को हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या हेट्रो आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब ऐसे ट्विंस जो हैं इसमें जो 2 फोइटस बनेंगे, ईच हैव सेपरेट प्लेसेंटा, इनके अलग अपने प्लेसेंटा होंगे, इस एक कंबाइंड प्लेसेंटा से नहीं डेवलप करेंगे। इनर मेम्ब्रेन भी अलग होंगे द एमनियोन, और आउटर मेम्ब्रेन जो कैरियोन है वो भी अलग होगा। वो आपस में देखने में आइडेंटिकल नहीं होंगे और हो सकता है कि वो सेम सेक्स के हों, यानी दोनों मेल हों या दोनों फीमेल हो, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इससे हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये तो हो गई बात हमारे फ्रेटर्नल ट्विंस की। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस, मेमोरी ग्लैंड और फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज घड़ी की सुई इजाज़त नहीं दे रही है और आप लोग भी पढ़ के थक गए होंगे। तो पढ़ के थक गए ये बहुत अच्छी बात है, खेल के थकते तो ये गलत बात होती। तो कोई बात नहीं है, आप रिवीजन को जारी रखें, कंटिन्यू में पढ़ते रहें। जहाँ भी डाउट्स हों, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, डिस्कस करने के लिए आप लाइन पे भेज सकते हैं और फर्दर ऑन हम लोगों की करस्पॉन्डेंस चलती रहे, क्लासेस चलते रहें। अगले क्लास में हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।